स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने नेत्र कल्पना का अध्ययन किया था। नेत्र कल्पना या क्रियाकल्प जो होते हैं वो सारंगधर के अकॉर्डिंग 7 प्रकार के हमने देखे थे और सुश्रुत के अनुसार हमने 5 प्रकार के देखे थे। तो उनमें से जो सेंक और आश्चोतन कल्पना थी उनको हमने पहले देख लिया था। आज की क्लास में हम जो बची हुई कल्पनाएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो हम सारंगधर और सुश्रुत दोनों के ही अकॉर्डिंग जो बची हुई 5 कल्पनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पिंडी या कंवलिका। इसका वर्णन जो है सारंगधर में मिलता है, ये सुश्रुत में इसका वर्णन नहीं मिलता है। पिंडी, जैसा कि इसके नाम से ही पिंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गोल हम पिंड के रूप में या फिर बड़े ढेले के समान बना लेते हैं। तो इसमें भी जो औषधि होती है उसको कल्क के रूप में बना करके कपड़ों के मध्य में रख करके उसे नेत्र में बांध दिया जाता है, तो इसे पिंडी या कवलिका कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो पिंडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्ट वस्त्र के, अर्थात पिंडी या कवलिका उसे कहते हैं जिसमें औषध कल्प को वस्त्र पट्ट यानी कपड़े को एक पट्टी की तरह बना करके उसके मध्य में औषध को रख करके उसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी निर्माण विधि की बात की जाए तो ये जैसे कि कल्क कल्पना ही कहा जाता है, तो आर्द्र द्रव्य अगर है तो उसको पीस करके कपड़ों के मध्य रख के उपयोग करते हैं, और अगर शुष्क द्रव्य है तो वहाँ पर हम उसका चूर्ण बना करके उसमें गुलाब जल बना करके बहुत ही चिकना कल्क बनाते हैं ताकि ये कपड़ों के बीच से निकल करके आँखों के संपर्क में आए और अपना एक्शन करे। इसीलिए जो कल्क हम बनाएंगे वो बहुत चिकना होना चाहिए। इसीलिए इसे सिल्क के कपड़ों के मध्य में रखा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में सिल्क का कपड़ा जो होता है आई के टच में आएगा अगर तो बहुत ही चिकना रहता है। इससे आँखों में कभी भी घर्षण या इरिटेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए सिल्क के वस्त्र का उपयोग बताया गया है। इसके स्थान पर सूती वस्त्र का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगर पिंडी या कवलिका के प्रकार की बात की जाए तो ये वातज, पित्तज, कफज और रक्तज इन 4 प्रकार का बताया गया है। तो ये जो इसके भेद बताए गए हैं ये दोष के अनुसार बताए गए हैं। मुख्य रूप से पिंडी या कवलिका का उपयोग जो है वो अभिष्यंद कंजक्टिवाइटिस के केसेस में की जाती है। और आप जब कंजक्टिवाइटिस देखेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। तो इसीलिए पिंडी या कवलिका के 4 भेद बताए गए हैं। अगर प्रयोग देखें तो जितने भी अभिष्यंद हैं, जैसे कि मैंने कहा 4 अभिष्यंद, इसके अलावा आँख में अगर रेडनेस हो गई है या फिर इरिटेशन हो रहा है या किसी प्रकार का कंजेशन है या अवरोध होता है, उस कंडीशन में भी हम पिंडी या कवलिका का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विडालक। विडालक की बात अगर की जाए तो विडालक जो होता है, विडाल शब्द जो है वो बिल्ली के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे बिल्ली की आँख के पास देखेंगे तो जो काजल हम अप्लाई करते हैं, अगर उसको पक्ष्म को छोड़ करके पूरे आँख, आई ऑर्बिट जितना एरिया होता है उस पूरे में अगर हम फैला लेते हैं या औषध का लेप कर देते हैं तो उसमें वो जो है बिल्ली की तरह आँख दिखता है, इसीलिए इसको विडालक नाम दिया गया है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो विडालक बहिर्लेपो नेत्रे पक्ष विवर्जिता, अगर नेत्र के पूरे बाह्य भाग में पक्ष्म को छोड़ करके अगर लेप लगा दिया जाता है तो इसे विडालक की संज्ञा दी गई है। इसकी जो मात्रा बताई गई है वो मुख लेप के समान बताई गई है। तस्य मात्रा परिक्रिया मुख लेप विधानता, जैसे मुख का लेप हमने पढ़ा था कि 1/4 लगाना है, 1/3 अंगुल लगाना है, आधा अंगुल लगाना है, वैसे ही विडालक के बारे में भी कहा गया है। अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो एक्यूट कंडीशन में जो आई डिजीज़ होते हैं, जैसे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की केसेस में या एक्यूट आई डिजीज़ की केसेस में हम विडालक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तर्पण। तर्पण जो होता है, तर्पण मीन्स हम क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को तृप्त करना या तृप्ति प्रदान करना। तो तर्पणम वच्वी नेत्रम तृप्तिकरम परम, हमारे जो नेत्र होते हैं जब उसमें लालिमा हो, शोथ हो, इरिटेशन होता है तो उस कंडीशन में हमको आई में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो इन सारे कंडीशन में जो आँखों को तृप्ति प्रदान करता है यानी कि शीतलता प्रदान करता है उसे तर्पण कहते हैं। मुख्य रूप से इसमें
तर्पण में औषध युक्त घृत का यूज़ करते हैं और इसे ही भरा जाता है। तो इसी कारण से इसे तर्पण नाम दिया गया है। तो तर्पण और पुटपाक आप पढ़ेंगे तो तर्पण और पुटपाक दोनों ही सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। सिर्फ अंतर इतना रहता है कि तर्पण जो तृप्तिकर होता है वहाँ पर घृत का यूज़ करते हैं, और पुटपाक जैसा कि आप लोगों ने स्वरस का एक मेथड पढ़ा था जहाँ हम पुटपाक विधि से स्वरस बनाते हैं, तो पुटपाक के मेथड में हम पुटपाक के स्वरस को भरते हैं। तो तर्पण में दोनों की प्रोसीजर सेम है, जैसे सेंक और आश्चोतन की प्रोसीजर सेम थी, सिर्फ एक में हम आंख बंद कर रहे थे, एक में खोल रहे थे और दूरी का अंतर था। तो सेम प्रोसीजर में अंतर तर्पण और पुटपाक में, जहाँ पर हम जो औषधि डालते हैं सिर्फ उसी में अंतर रहता है, प्रोसीजर पूरी सेम रहती है। तो तर्पण की जो प्रोसेस होती है इसमें रोगी के शरीर को पहले वमन विरेचन से शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि इसके पश्चात अगर तर्पण का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। तो पेशेंट को शोधन कराने के पश्चात उसको वायु, धूप और धूल से रहित एक कमरे में उसको पीठ के बल लेटा देते हैं और उसी लोकल स्पेस का चेहरे का स्नेहन और स्वेदन करते हैं। उसके बाद नेत्र के चारों ओर नेत्र कक्ष बनाते हैं। नेत्र कक्ष बोलने का मतलब उड़द की दाल को आटे की तरह गूंथ करके आई साइड जो होता है आँख के चारों ओर, ऑर्बिट जो एरिया है आई ऑर्बिट, उसमें उसको 2 अंगुल ऊंची दीवार की तरह ऊपर उठाते हैं। तो जो आई का साइड होता है वो एक कक्ष जैसा यानी एक नॉर्मल ब्लॉक जैसा होल जैसा दिखता है, तो उसी को ही नेत्र कक्ष कहा गया है। तो नेत्र कक्ष बनाने के बाद इसमें सुखोष्ण औषध युक्त हम क्या करते हैं, औषधि को डाल देते हैं। तो ज़्यादातर जो घृत होता है उसी का ही उपयोग किया जाता है। जिस दोष के लिए या रोग के लिए कर रहे हैं उसके नाशक हम औषधि से सिद्ध घृत को वहाँ पर भर देते हैं और उसको रहन देते हैं। तो इसको जो रखने की मात्रा बताई है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है। एक निश्चित समय के बाद हम ये जो कक्ष हमने बनाया था उड़द की दाल का, उसको एक साइड में, आप लोगों ने इनर फॉर्निक्स और आउटर फॉर्निक्स पढ़ा है, तो दोनों में से आउटर फॉर्निक्स की साइड, आई का जो लेटरल साइड होता है वहाँ पर छेद करके हम पूरा घी बाहर निकाल लेते हैं और नेत्र कक्ष को हटा देते हैं। थोड़ी देर बाद पेशेंट को उठने बोलते हैं। तो ये जो घी है इसको हम डबल भी यूज़ कर सकते हैं डेली, क्योंकि तर्पण एक बार में नहीं होता, कई बार हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अगर समय की बात की जाए कि कितने देर तक हमें तर्पण करना चाहिए, तो आई डिजीज़, आई के जो डिजीज़ होते हैं उनके जब आप प्रकार पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, तो एरिया के अकॉर्डिंग ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आई का जो डिवीज़न होता है तो बाहर की ओर जो नेत्र पटल होते हैं उन्हें वर्त्म कहा गया है। जितने जॉइंट होते हैं वो संधि हैं। जो आपका स्क्लेरा है उसे शुक्ल भाग कहा है, कॉर्निया को कृष्ण भाग कहा है, प्यूपिल दृष्टिगत कहा है, और आई डिजीज़। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वर्त्म में कोई रोग है तो 100 मात्रा काल तक तर्पण करते हैं, संधि में कोई रोग है तो 500 मात्रा काल तक करते हैं, शुक्लगत कोई रोग है तो 600 मात्रा काल करते हैं, कृष्णगत रोग होने पे 700 मात्रा काल करते हैं, दृष्टिगत होने पर 800 मात्रा काल, और सर्वगत रोग है, सब पूरे आई इफेक्टेड है तो 1000 मात्रा काल तक हम तर्पण की प्रक्रिया करते हैं। तो ये एक तरह से आपका कर्म है, क्रियाकल्प है। तो इसमें पूर्व कर्म भी हमने पढ़ा, स्नेहन स्वेदन, और इसमें पश्चात कर्म के रूप में धूमपान कराना जरूरी होता है। धूमपान कराने से ये अपना सही प्रभाव दिखाता है। ठीक है। उसके पश्चात अगर इसके समय की बात की जाए तो अगर वातज दोष के लिए हम तर्पण क्रिया कर रहे हैं तो 1 दिन करना चाहिए। अगर हम मध्यम दोष के लिए कर रहे हैं और पित्त दोष के लिए कर रहे हैं तो 3 दिन करना चाहिए, और हम प्रबल दोष या कफ दोष के लिए तर्पण कर रहे हैं तो हमें 5 दिन तक करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि जब हम वमन विरेचन आदि कर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सही तरह से हुआ है, सम्यक हुआ है कि नहीं, उसके कुछ लक्षण का वर्णन है। वैसे ही सम्यक तर्पण के लक्षण भी सारंगधर ने वर्णन किया है कि तर्पण के प्रयोग के पश्चात हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमने जो प्रोसेस या तर्पण विधि की है वो सही हुई है।
सुख स्वप्न अवबोधत्वम वैशद्यम वर्ण पाटवम निवृत्ति व्याधि शांति क्रिया लाघवेम च। अर्थात सुख स्वप्न यानी इसमें नींद अच्छे प्रकार से आती है, यानी नॉर्मली आपके नेत्र में आई में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी नींद प्रभावित होती है। तो सुख स्वप्न अवबोधत्वम यानी अवबोध मीन्स होता है यहाँ पर जागना, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और समय पर भी जागेंगे। वैशद्यम यानी नेत्र में विशदता, विशद शब्द जो होता है वो साफ को इंडिकेट करना है। वर्ण पाटवम, पाटव मीन्स होता है निर्मलता या फिर सही, तो नेत्र का जो वर्ण होता है वो सही होता है। निवृत्ति व्याधि, व्याधि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। क्रिया लाघवेम च, नेत्र में लघुता आती है। इसके अलावा नेत्र की जितनी भी प्रोसेस होती, क्रिया मीन्स नेत्र खोलने में, बंद करने में, देखने में हमको आसानी होती है। तो ये सम्यक तर्पण के लक्षण हैं जो हमको तर्पण क्रिया करने के पश्चात दिखाई देते हैं। नॉर्मली तर्पण के लिए बताया गया है कि तर्पण को वर्षा या आंधी के दिन में, अति उष्ण या अति शीतल दिन में, चिंता श्रम से थके हुए व्यक्ति में, भ्रम वाले व्यक्ति में नहीं करना चाहिए। अगर नेत्र रोग शांत नहीं हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कंडीशन में भी हमें तर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से तर्पण जो है समस्त नेत्र रोगों में किया जाता है। जब नेत्र रुक्ष हो गए हों, दारुण हो गए हों, अगर वर्त्म कठिन हो गए हों, हमको नेत्र बंद करने में, खोलने में दिक्कत हो रही हो, सिराहर्ष, सिरोत्पात ये व्याधि के प्रकार हैं जहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है, या फिर कंजक्टिवाइटिस के केस में, ग्लूकोमा के केस में भी हम तर्पण का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुटपाक। तो पुटपाक और तर्पण का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यहाँ भी पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे और यहाँ भी नेत्र कक्ष का निर्माण करेंगे, लेकिन अंतर कहाँ आता है, वहाँ पर हम औषध सिद्ध घृत का उपयोग करते हैं। उसके स्थान पर पुटपाक में हम पुटपाक विधि से उस औषध का स्वरस निकालते हैं और उसी के साथ कुछ मांस का भी पाक करते हैं, तो उस रस का हम यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर जो औषध द्रव्य या लिक्विड यूज़ हो रहा है वो पुटपाक विधि से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इस क्रियाकल्प का नाम पुटपाक रखा गया है। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें भी वही सेम स्नेहन स्वेदन करना है, नेत्र कक्ष बनाना है, बस अंतर क्या है, पुटपाक विधि से प्राप्त मांस का या औषधि का स्वरस इसमें भरना है। प्रोसेसिंग के बाद उसको अपान स्थान से बाहर निकाल लेना है और फिर नेत्र को थोड़े से सुखोष्ण जल से साफ कर लेना है। यहाँ भी आपको पश्चात कर्म के रूप में धूमपान कराना रहता है। अगर भेद की बात की जाए तो पुटपाक जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, लेखन, स्नेहन और रोपण। तो लेखन अति स्निग्ध नेत्र में हम करेंगे और ऐसे द्रव्यों का उपयोग करेंगे जो कि लेखन का कार्य करते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसको 100 मात्रा काल तक दिया जाता है। नॉर्मली जो स्निग्ध नेत्र होते हैं उनमें हम लेखन पुटपाक करते हैं और 1 दिन तक करते हैं। स्नेहन पुटपाक जो होता है ये अति रुक्ष नेत्र में किया जाता है। इसमें जितने भी स्निग्ध द्रव्य होते हैं उनका पुटपाक विधि से रस निकाल करके उनका उपयोग किया जाता है। इसकी जो धारण मात्रा है वो 200 मात्रा काल बताई गई है और इसको 2 दिन तक करना चाहिए। नेक्स्ट रोपण। रोपण जो होता है ये नेत्र के बलवर्धन के लिए किया जाता है और नॉर्मली इसमें मांस द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, उनसे रस निकाला जाता है पुटपाक विधि से और इसका जो धारण काल है वो 300 मात्रा काल कहा गया है और इसे 3 दिन तक उपयोग किया जाता है। लास्ट हमारा क्रियाकल्प है अंजन। अंजन जो होता है आपने फर्स्ट ईयर पे भी पढ़ा है, सलाका या औषधि से जो औषध द्रव्यों को, चूर्ण को जब नेत्र में लगाया जाता है तो उसे अंजन कहते हैं। कोई भी फाइन पाउडर या चूर्ण अगर हम औषध की उंगली से या फिर शलाका की सहायता से अगर हम लगा रहे हैं तो उसको हम अंजन कहते हैं। ठीक है, अंजन जो होता है ये नेत्र की आमावस्था को दूर करता है और इसका उपयोग भी आपको वमन विरेचन कराए हुए व्यक्ति में करने पर हमको अच्छा इफेक्ट मिलता है।
अगर इसके भेद की बात की जाए तो कर्म के भेद से, यानी अंजन प्रयोग करने के बाद कौन सा कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार का होता है, लेखन, स्नेहन और रोपण। ठीक है, जो जा कर के लेखन का कार्य करे उसे लेखन अंजन, जो स्नेहन, जो रोपण। गुण के भेद से कि उस जो मेडिसिन है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार का होता है, शोधन, रोपण और प्रसादन। तो नॉर्मली जो शोधन होता है वो लेखन ही होता है, इसमें मधुर रस को छोड़ करके अन्य 5 रस पाए जाते हैं और इन 5 रस के प्रभाव से ही ये अपना कार्य करता है। जो रोपण होता है उसमें कसाय और तिक्त द्रव्य का यूज़ होता है और इन रसों से ये कार्य करता है। जो प्रसादन अंजन होता है ये मुख्य रूप से मधुर और स्नेह युक्त होता है। नेक्स्ट है औषध कल्पना के अनुसार। तो जो अंजन हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि अनेक प्रकार के अंजन मिलते हैं, सिर्फ चूर्ण के रूप में ही नहीं मिलते हैं। तो औषध जो कल्पनाएं बनती हैं जिसको फिर हम अंजन के रूप में करते हैं, तो प्रोसेसिंग के आधार पर 3 प्रकार के, गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण। कई अंजल जो होते हैं उनको हम गुटिका यानी वटी से थोड़ा बड़ा साइज़ बना करके पेंसिल के आकार का बना करके यूज़ करते हैं, तो उसको गुटिका कह रहा है। रस क्रिया हम किसी अंजन को घन करके उसको उसी रूप में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है चूर्ण। ठीक, तो ये जो गुटिका, रस क्रिया और चूर्ण है ये भी पुनः लेखन, रोपण और प्रसादन में डिवाइड होते हैं। सिर्फ रसांजन जो होता है ये किसी भाग पे डिवाइड नहीं होता, जबकि चूर्ण और गुटिका जो होते हैं ये पुनः लेखन, रोपण और प्रसादन 3 प्रकार के होते हैं। अगर अंजन प्रयोग काल की बात की जाए तो हेमंत और शिशिर ऋतु में दोपहर में, ग्रीष्म और शरद ऋतु में प्रातः और सायंकाल, वर्षा में शीतल दिन में जब बादल ना छाए हो, और वसंत ऋतु में किसी भी समय हम अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अंजन लगाने की विधि की बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनेक प्रकार की अंजन शलाका पाई जाती है। पहले के समय में लोग सोने चांदी की अंजन शलाका का यूज़ करते हैं। तो हमें किसी भी धातु की, चाहे सोने की, चांदी की, ताम्र, लोह, मणि, कांस्य, इनकी 8 अंगुल की लंबी शलाका को बाएं हाथ के अंगूठे या तर्जनी से आँखों को खोल करके दाहिने हाथ की उंगली से शलाका को पकड़ करके उसमें अंजन लगा करके फिर उस अंजन को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अंजन जो होता है ये हम स्वास्थ्यवर्धक के पर्पज़ से भी लगाते हैं और रोगावस्था में भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये नेत्र से संबंधित क्रियाकल्प हैं जिनका उपयोग नेत्र रोगों की चिकित्सा में और नेत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनका डिटेल अध्ययन हम जब शालाक्य तंत्र पढ़ते हैं वहाँ पर करते हैं और उसी में ही चिकित्सा के पर्पज़ से करते हैं। नेत्र में लोकल ट्रीटमेंट जो होता है, जो ये क्रियाकल्प होते हैं, ये अधिक कार्यकारी होते हैं ओरल मेडिसिन लेने की अपेक्षा, इसीलिए इनकी जानकारी ज़रूरी होती है। ठीक है, थैंक यू।